भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संकृताय। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत प्राकथन। शुरू से एकदम चल रहा है, जान लीजिए फर्स्ट क्लास। और आपका संज्ञा एवं परिभाषाएं, संज्ञाएं एवं परिभाषाएं चल रहा है। आपको याद दिला दें, पेज नंबर 30 बाबूराम सक्सेना 17वां है, निचवा के एकदम। यह ऐसा है जब इन्होंने बताया कि भैया बाबूराम पाणिनि महाराज 8 अध्याय 4 पादी सब किए। उसके बाद कहें छठ सहारा ले हम। कहें पहला सहारा रहा प्रत्याहार अनुबंध, और जगह तीसरा आपका गण, चौथा संज्ञाएं। यही चौथा में अटका बा, जान लिया। चौथा में संज्ञाएं में अटका बा, यही में आपका ये आगे प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। पूरे संज्ञा प्रत्यय आ गया है, इसमें कोई बहुत नहीं है। अनुवृत्ति है, उसके बाद जगह जगह समास होने पूर्व अतिथम है। उसके बाद आपका छठ है, आपकी चौथे पर है, मान के चलिए। इसको थोड़ा सा आप चौथा भी दर्शाते रहिए यहाँ आपके नियम अनुसार, ठीक है। चौथा अब प्रागृह संज्ञा इसमें है। प्रागृह संज्ञा कह रहे हैं 3 चीज होता। कौन कौन है प्रागृह संज्ञा? ईत ई, अब देखा है भाई, एक तो पढ़े में थोड़ा सा जान लग तीखा उखा खाई पड़ा था। ई दू दे दू दुबेचनम प्रागृहम, जान लिया, पक्का है। अब इसको पहले तोड़ लिया। अब पहले रंग बदलो। ईत, अब उत, इत इत चाहे करा चाहे ईद कहा। ईत उ तोड़ा, बड़ा उ तोड़ा। उद एद एत द्विवचनम। द्विवचनम माने दुई वचन हो चाहिए, एकरे पहले नाय। प्रागृह संज्ञा वही है, ये है प्रागृह संज्ञा भैया वही है। कौन है? ई तो होय, उ तो होय, ए तो होय, दुई वचन होय, जान ले है। एक वचन नहीं, दुई वचन होय तो जान ला वही प्रागृह संज्ञा है। थोड़ा सा डिफिनेशन लिख ले। इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत और एकारांत। एकारांत रांत, एकारांत, एकारांत लिखा है तो ए दू देद, तो यहाँ आप ऐसे एत लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि दो वचन की बात है, बड़ी एक बात हो रहा है। एकारांत दो वचन, दो वचन, शुबंत और तिडंत। शुबंत मैं बताया हूँ और तिडंत मैं बताया हूँ। तिडंत आप मान चलिए। तिडंत पद प्रागृह संज्ञा कहे जाते हैं। पद प्रागृह संज्ञा कहे जाते हैं। कहने का मतलब है जहाँ इकारांत शब्द मिले, जहाँ उकारांत शब्द मिले, जहाँ एकारांत शब्द मिले, द्विवचन होय, सुबंत तिडंत भी कहे जाते हैं। शुप से अंत होने वाले, हाँ, शुप और जस से अंत होने वाले, तिंग से अभी सब बताए थे, इसके पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रागृह संज्ञा सबको कहे जाते हैं। थोड़ा सा उदाहरण ले लो, काम बन जाएगा। द्विवचन होना चाहिए आपका। कहने का मतलब है दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, दीर्घ एकारांत द्विवचन हो चाहिए। एकारांत द्विवचन हो चाहिए, इसलिए पहला लिख ला हरि एतो विष्णु अमय। हरि
एतो विष्णु हरि एतौ विष्णु इमौ। तीसरा आपका है हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। गंगे अमु, गंगे अमु अग्नि इत। यही 3 मान चलिए। अब देख लीजिए, पहले कंडीशन देखिए पूरा है। एक कह रहे हैं ए तो होय उ तो होय ए तो होय, एकारांत द्विवचन हो शुबंत तिडंत प्रागरी संज्ञा कहे जाते हैं। तो उकारांत शब्द है, हरि में इकारांत है ना, बड़े इकारांत। अब विष्णु में उकारांत, बड़े उकारांत, इसमें ये है। एकारांत है गंगे। एकारांत का मतलब होता है यहाँ आप एकारांत है, ठीक है। और कहाँ लिखे थे एत आप बड़े नहीं रहेगा। एकारांत गंगे अमु, ऐसे शब्द आ रहे हैं। हरि हरिया हरि, हरि 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 हरिया, हरिम हरि 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 हरिया हरि 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 हरि, इस टाइप रोज चलता है। तो द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। ए भी प्रथमा का द्विवचन है, ए भी प्रथमा का द्विवचन है। द्विवचन कहने का मतलब सब तीनों है, कंडीशन पूरी है। इसी को कहते हैं प्रागृह संज्ञा, इसी को कहते हैं प्रागृह गृह संज्ञा। गृह प्रवेश नहीं, गृह प्रागृह संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके बाद आप समझ लीजिए अगला है सार्वधातुक प्रत्यय तिंग। सार्वधातुक प्रत्यय तिंग, हाँ। अब अगला है आपका 18वां नंबर पे है सार्वधातुक प्रत्यय तिंग शित सार्वधातुकम कहते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। धातुओं के आगे जुड़ने वाले, धातुओं के आगे जुड़ने वाले धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं तिंग प्रत्यय एवं वय प्रत्यय जिनमें सा इत संज्ञक हो। सा क्या हो? इत संज्ञक हो, इत संज्ञक वर्ण हो, संज्ञक हो जाता है, हो जाता है। और उसके बाद सप श्रुत, जैसे सप और श्रुत आदि आदि सार्वधातुक कहते हैं। आदि सार्वधातुक कहते हैं। ठीक है, आर सार्वधातुक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर है सार्वधातुक तिंग का अर्थ है तिप,
अब इसको और लिख लीजिए। तिंग का अर्थ है आप लिख लीजिए, तिंग का अर्थ है तिप आदि, तिप आदि। जिसमें आप जान लीजिए कि 18 धातु है, 18 प्रत्यय है, 9 इसमें 9 उसमें, तिम तस तिप तस झी और सस इत विशेष सब सेन से। कहने का मतलब तिप का अर्थ जो है 18 प्रत्यय से है, जिसका सा और इत है, जिसका आप देखेंगे सा जो है इत है, ठीक है। सा क्या है? इत है। और उसमें शीत कहते हैं, और उसमें क्या कहते हैं? शीत कहते हैं, शीत। शीत कहते हैं। सप शयन, सप शयन इस टाइप है। और स्नु और स्ना आदि, ठीक है। ये कह रहे हैं धातुओं से जुड़ने वाले तिप और सिद्ध धातु कहते हैं जुड़ने वाले प्रत्ययों में प्रत्यय वह प्रत्यय हैं जो शायद संज्ञक हो जाता है, जैसे सप में और श्रुत में सार्वधातुक है, ठीक है। तो वही यहाँ भी बताया जा रहा। तिंग का अर्थ है तिप तस झी वाला, जो मैंने बताया था 9 आपके आत्मनेपदी में हुए थे, आत्मनेपदी में 9 हुए थे और परस्मैपदी में 9 हुए थे, दोनों मिला के 18 हो गए, 18 हो गए। तब वही 18 प्रत्यय जिसका अर्थ है शा और इत संज्ञा करना है, उसमें शीत कहते हैं। अब सा को शिप कर रहे हैं, शयन, शयन, शिव, स्ना और आद, ऐसे शब्द हैं शप, तो शा का यहाँ इत हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18 धातु आप तो देखे ही होंगे, मैंने बताया था 18 धातुएं। तिप तस झी, हाँ। अब अगला 19वां है आपका आर्ध धातुक। अभी सार्ध धातुक हुआ, आप जान रहे हैं सार्ध धातुक क्या है। सा को संज्ञक करना है और बाकी जो है 2-3 उदाहरण भी है। चलिए अब इसमें आर्ध धातुक प्रत्यय क्या है। आर्ध धातुकम शेषः, ठीक है। सबसे पहले फिर डेफिनेशन लिखेंगे। धातुओं से जुड़ने वाले, धातुओं से जुड़ने वाले, धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त, सार्वधातुक के अतिरिक्त सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्ध धातुक कहे जाते हैं। प्रत्यय आर्ध धातुक कहे जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय आर्ध धातुक कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर तिंग और सित के अतिरिक्त जो भी धात्वाधिक होते हैं वो धार धातु कहे जाते हैं। तिंग और सित, तिंग
और सित, ये धातु के अलावा अगर कोई भी दो अतिरिक्त के अलावा अगर कोई है तो आर्धातुक कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे तुमुन है, तब्यत है, तुमुन है और तब्यत है, ये दो उदाहरण ले लीजिए। और क्या कुछ आर्धातुक संज्ञाएं होती हैं, कुछ आर्धातुक संज्ञा होती है। हाँ, ये तो हो गया, तुमुन हो गया और तब्यत हो गया, आर्धातुक कहे जाते हैं, ये सब आर्धातुक कहे जाते हैं, आर्धधातुक। लेकिन कुछ आर्धधातुक हमारी संज्ञा है, इसको देख लीजिएगा। जैसे कर्ता है, कर्ता से, कर्ता आप ले लीजिए, कर्ता से पठतुम, पठि तुम, अब तुम जुड़ गया उसमें कि ठीक है। अब तो मान लीजिए आर्धातुक कर्ता करना है, आर्धातुक संज्ञा तो है, संज्ञा से कर्ता करता है तो तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है, पठ तुम। हाँ, अब मान लीजिए यहीं जुड़ा है, पठ धन तुमुन, तुमुन हो जाता है तो हो गया पठ तुम। ठीक है। हंस तुम, कोई भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी इस प्रकार से कह रहे हैं, धातुओं से जुड़ने वाले, धातुओं से जुड़ने वाले अर्थात सार्वधातुक अतिरिक्त प्रत्यय आर्धातुक कहे जाते हैं। जैसे पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, अब पठ धान तुम्हें तुमुन प्रत्यय जुड़ गया है तो तुरंत हो गया पठ धातु है। धातु कह रहे हैं, धातु जुड़ने वाले, यहाँ धातु लिख दीजिए, यहाँ प्रत्यय लिख दीजिए, दोनों में जुड़ने वाले तो हो गया है प्रत्यय। पठ तुम यहाँ लिख दीजिए, पठि तुम। ठीक है, ये कर्ता हो जाएगा, कर्ता। पठ तुम पढ़ने के लिए, खाने के लिए, इसके अतिरिक्त प्रत्यय आर्धातुक कहे जाते हैं। जो अतिरिक्त प्रत्यय लगा है इसी को आर्धातुक कहे जाते हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त प्रत्यय लगा है ये धातु है, ये प्रत्यय है, यही प्रत्यय को क्या कहते हैं? आर्धधातुक। आर्ध मीन आगे जो लगता है धातुक, धातु लगता है वही आर्धधातुक। धातु के आगे जो लगे वही आर्धधातुक है। अब आर्धधातुक कहे जाते हैं, आर्धधातुक। ठीक है, आर्धधातुक मान धातु को आगे जो लगे रहे और तुमुन प्रत्यय लगे रहे, वही बात है। तिंग और शीत के कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तिंग में अब तो ये सब आ रहा है, शीत में भी आ रहा है, शीत में भी बहुत से उदाहरण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब्यत तब्बनियर क्लियर। ठीक है, चलिए ठीक है, आर्धधातुक क्लियर हो गया। आर्धधातुक किसे कहते हैं? जो कर्ता धातु के आगे लगते हैं, धातु के सामने लगता है, वही आर्धधातुक है। भिड़ा लीजिए आर्धधातुक। हाँ, जैसे तुमुन में प्रत्यय में लग गया, पठ तुम हो गया, यही तुमुन जो लगा है यही आर्धधातुक है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए विषामा की तरफ चलते हैं। हाँ, चलिए सत संज्ञा देख लीजिए क्या है। सत संज्ञा सति, तौ सत, तौ सत, तौ मीन सह तौ, तौ नहीं, सह तौ सत। अब देखिए इसमें क्या है, फ्रच और शानच प्रत्यय है दुईठो। फ्रत फ्रति और शानच, शानच दोनों का नाम सत है, दोनों का नाम सत है। ठीक है, ये बात है। अब देख लीजिए कैसे बात है आगे थोड़ा सा। सरच और सानक इनकी सत्संज्ञा होती है।
कहने का मतलब जो सच है इसकी और सानच है इनकी, इनकी दोनों की कंटिन्यूअस जो है क्रियाएं होती है। कंटिन्यूअस में लगातार कोई कार्य कर रहा है तब उसी में लगता है सच और सानस। आन मान शान जुड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए सत्य के ले लीजिए करिशन, 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 करिश्माणा, करिश्माणा। ठीक है, करिशन मीन कोई भी कार्य करता हुआ, करिश्माणा मीन युक्त, जैसे कोई कार्य करने से युक्त। ठीक है, इसमें जो है आप समझ लीजिए आन मान शान जुड़ता है। आन माड़, माड़ या मान या शान, यही सब जुड़ता है। सच के यन यन करके ना करके जुड़ता है। ठीक है, करिशन शय प्रत्यय जैसे लग जाए कोई। ठीक है, और तो उदाहरण नहीं दिख रहा है। सच और सानच दोनों प्रत्यय, दोनों का नाम है सत। ये सत प्रत्यय दोनों हैं, जान लीजिएगा। असत का अर्थ है सत और सानच दो है, सत्य ही नाम है। चलिए अगला आप चलते हैं। अनुनासिक वर्ण क्या है? मुख अनुनासिको वचनो अनुनासिको वा। ठीक है, अनुनासिक वर्ण को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण को मुख अनुनासिको वचनों कहते हैं। हाँ चलिए, अनुनासिक वर्ण देख लीजिए क्या है। अनुनासिक, पहले डिफिनेशन लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जिन वर्णों को उच्चारण मुख से, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से, मुख और नासिका से, नासिका दोनों से होता है, दोनों से होता है। मुख और नासिका दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उन्हें अनुनासिक, एक कंप्लीट नोट्स है, लिखते चलिए, फर्स्ट क्लास लिखते चलिए, याद करते चलिए। उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, बहुत ढूंढ कर लाता हूँ, बहुत बढ़िया नोट्स बनाया हूँ, इस टाइप लिखा रहा हूँ। चलिए, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? मुख और अनुनासिका से। मुख मीन मुख, नासिका मीन नाक से जो बोली जाती है वही अनुनासिक वर्ण है। अब अनुनासिक वर्ण तो जैसे आ है, जैसे आपको बता दें आ है, बड़ा आ है, ए है, ला है, ये सब इत्यादि आपके अनुनासिक वर्ण हैं। ठीक है, लेकिन अनुनासिक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। अब अनुनासिक मान लीजिए तो हैं ही वर्ण, कुछ हमारे पंचमाक्षर वर्ण भी अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, चाहे पंचमाक्षर
अक्षर वर्ण भी अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, ठीक। जो पंचमाक्षर होते हैं वो भी अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। जैसे यमगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च, य म ड, या एक क्रम में लिख लो, ड या फिर ड फिर ना फिर माँ, इस टाइप इनका क्रम है। ये सब अनुनासिक वर्ण हैं क्योंकि इसमें नासिका की सहायता लिया जाता है। ये सब अनुनासिक वर्ण हैं क्योंकि इसमें नासिका की सहायता से बोली जाती है। नासिका की सहायता से कही जाती है। ठीक है। अब आपके पंचमाक्षर जो है यमगणना नाम नासिका च, अभी हम वर्ण विचार में बताएंगे। तो यमगणना नाम नासिका च माने और क्या होता है, च माने और क्या है, ठीक है। इसको आप लोग याद करे रहिए, यहाँ तो नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ बताने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा हिंट दे देंगे। अकूह विसर्जनम कंठा एचु यशानम तालु ऋतु रसानम मूर्धा उपद्धमानिया नामोष्ठो, ठीक है। इस टाइप आपके पंचमाक्षर 5 वर्ण हैं। पांचों के यमगणना नाम नासिका च कह देते हैं। तो च का मतलब जानते हैं। जैसे अकूह विसर्जनम कंठा, अकूह आ और कु वर्ण और ह वर्ण, ये स्टब आकूह मतलब का मतलब क ख ग अंगा, अंगा जैसे आ गया आपका ए है अंगा, यही है ना। अब इसको कह रहे हैं नासिका च का मतलब होता है अकूह विसर्जनम कंठा। तो यह जान लीजिए भैया, कंठ प्लस नासिका से बोली जाती है, जान लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे सबको बताएंगे और आगे बाद में, ठीक है। एक कंठ प्लस नासिका है, कभी आएगा तो मान लीजिए आएगा डा वर्ण है, डा वर्ण का अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या होगा कंठ, कंठ प्लस नासिका, कंठ प्लस ओंठ, ओंठ प्लस नासिका, जिह्वा प्लस नासिका। ऐसे कहेंगे तो आप कंठ प्लस नासिका मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं कार्य, इसीलिए यहाँ तक रहने दीजिए, क्योंकि अभी 21 है 22 है, तमाम है बताने के लिए। अब यहाँ रहेंगे तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ण विचार में भी हम इसको बढ़िया से सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने वर्ण, कितने अक्षर हैं, कौन कौन वर्ण कितने हैं। जैसे का 18 रूप है, कोई 12 रूप है, कोई 10 नहीं है, 12 है 18 है, 12 है 18 है। कितने वर्णों के 12 माने जाते हैं, कितने वर्णों का 18 माने जाते हैं। 18 12 कितने हो जाते हैं, 18 12 30 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग को सब बताएंगे। कुछ बहुत से नोट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग जानेंगे। लाइक शेयर कर दिए करिए सबसे पहले ही, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम 21वां के बाद 22वां लेकर आ रहे हैं। सवर्ण, सवर्ण मतलब तुल्यास सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। हाँ, अब अगला है 22वां और अंतिम। अंतिम का मतलब है जो ये छठ चल रहा था,
पाणिनि महाराज जो चौथा अपना चल रहा थे समाप्त हो गया, तब पांचवा आपका आएगा अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के बाद तब छठवां आएगा पूर्वा अथ सिद्धम, पूर्व असिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए इसका विचार होगा बाद में। पहले आप देखिए श्रवण तुल्यास प्रयत्नम श्रवणम, तुल्यास प्रयत्नम श्रवणम, तुल्य हो समान हो। तुल्य कैसे हो? प्रयत्न, जो प्रयत्न हो और श्रवण हो। श्रवण माने साथ साथ अगर तो कोई दो वर्ण आ जाए तो वही श्रवण है, वो उसको श्रवण कहते हैं। तुल्यास माने समानता जिसकी दोनों बराबर हो। चलिए अब देखते हैं, जब दो या दो से, जब दो या उससे उससे अधिक वर्णों का वर्णों के उच्चारण जो है मुख विकार मुख विकार में स्थित ताल्वादि, ताल्वाद मतलब ताल और आदि, और अभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न समान हो या एक हो, समान हो या एक हो, तो उन्हें परस्पर श्रवण कहते हैं। तो उन्हें परस्पर श्रवण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुवृत्ति है, उसके बाद तब आ जाएंगे कत्यायन। ठीक, अब इधर देखिए, एक कह रहे हैं जब दो या उनसे अधिक वर्णों का उच्चारण मुख विकार में स्थित तलवाद मीन तालु से, अभ्यंतर मीन जो आभ्य अंतर मीन दोनों का अंतर समान हो, तो एक हो तो उन्हें परस्पर श्रवण कहते हैं। अब इधर देखिए श्रवण कह रहे हैं, इसमें दो वर्ण ऐसे हैं जो री और री वर्ण ऐसे हैं, री वर्ण और लृ वर्ण, दो वर्ण ऐसे हैं जो दोनों की जो है क्या कहते हैं, तलवाद मीन ताल से मुख विकार अभ्यंतर जो है, दोनों की आवाज़ क्या है, समान है। क्या है, समान है। री और लृ, लृ इसमें ली बोल देते हैं, इसमें लृ, दोनों की समानता पाई जाती है। तब क्या होता है, जब समानता पाई जाती है तो इसी को श्रवण संज्ञा कहते हैं। समानता के अनुसार, समानता के पाई जाती है तो उसे श्रवण कहते हैं, समानता पाई गई, श्रवण कहते हैं। बस बात खत्म। और अब थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए। होत धन लिकारः,
एक फेमस उदाहरण है आपके होत्र धन लिकारः। इधर देखिए, होत्र री आया कि नहीं, इसमें आया नहीं, तो आपको हम तोड़ कर दिखा दे रहे हैं। होत अब री इसमें अलग कर लीजिए, अब तो दिखाई देगा ना। होत्री, अब री कारा अलग हो गया ना। अब री और री दोनों के वर्ण क्या है, समान है, समानता पाई जा रही है। द्वितीय वर्ण है ना, कहाँ गए यार, री और री जो है दोनों की समानता हो रही है कि नहीं। अब हो रही है तो इसीलिए यह श्रवण माना जाता है। अब हो गया होत्रिकारः, 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 ठीक है। अब होत्रिकारः, होत्री ए भी आ गया, दोनों की श्रवण संज्ञा हो गई। यहाँ भी लिख दो चाहे, होत्रिकारः, डबल कर दीजिए। अब ए नहीं है डबल, बड़ी री नहीं होते, बड़ी री, यही में तो मामला फंसा था एक बार टेट में, जान लीजिए, ठीक है। इसी को कहते हैं श्रवण संज्ञा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं हम। थोड़ा सा अनुवृत्ति देख लीजिए, अनुवृत्ति भी इसिम कर देते हैं और 9वां भी कर देते हैं। आज इसको समाप्त ही कर देते हैं, तब कल पतंजलि का त्यान चलेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अब आपका कहने का मतलब 22वां तक समाप्त हो गया है और उस नियम के अनुसार 5वां देखेंगे। अनुवृत्ति आया है लेकिन यहाँ क्रम आया है 8वां, लेकिन वहाँ आप 5वां मानिएगा, 6वां आपका अंतिम हो जाएगा। अनुवृत्ति देखते हैं। हाँ चलिए अनुवृत्ति देख लीजिए, अनुवृत्ति क्या है। जैसे किसी चीज़ का अनुवृत्ति करना, ठीक है। अब इसमें सूत्रों को विस्तार से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है, 5वीं प्रणाली है पाणिनि महाराज के अनुसार। अब 5वीं प्रणाली है, देख लीजिए क्या है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए थे जैसे जिनका अलग कोई अर्थ नहीं होता है, उनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। वो परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। कहने का मतलब जो सूत्रमाला बनाए थे प्रत्येक सूत्र से युक्त हो अर्थ भी निकालते थे, ऐसा नहीं है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। हर सूत्र का अपना अपना अलग अलग सूत्र का अर्थ है, वो अधिकार सूत्र कहे जाते हैं, ठीक है। और इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता है। जैसे कोई अधिकार सूत्र आया है, जब तक दूसरा कोई नहीं आ जाता तब तक उनकी अनुवृत्ति बनी रहती है। जैसे आपको बता दें उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको मनः रथा में मनोरथ सिद्ध हो रहा था, हस चस होता है विसर्ग का तो रोर भी ला जाती है। मनर रथा हो जाता है तो रोर भी आ जाती है। तो दूसरी सूत्र आया कि नहीं आया, दूसरी अनुवृत्ति आई कि नहीं आई। तो इसी प्रकार से रोर उसमें लग जाता है, रोर आगे पीछे रह कर जाता है तो मनर रथा तो हो गया, मनोरथा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अनुवृत्ति का मतलब होता है जब तक एक सूत्र काम करता है तब तक ठीक है। हसिचा तो था, मनः धन रथा, हस प्रत्याहार के वर्ण आ रहे थे, लेकिन कुछ देरी के बाद जब सूत्रों का उसका निरूपण हुआ तब तक वह जो है रा जो है रोरी आ गया, रोरी उसका ज़्यादा कारीगर हो गया, तो अनुवृत्ति उसकी खत्म हो गई, कार्य को सूत्र खत्म हो गया। वही बात यहाँ भी है, जैसे तस्य विकार उसका विकार हो जाता है, तस्यापत्यम उसका अपत्य हो जाता है, अलग हट जाता है। अब अनभिहिते, अभिहिते और अनभिहिते, ठीक है। जिसे कुछ कहा जाता है कुछ नहीं कहा जाता, प्रभृति सूत्र, ये सब सूत्र हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ अष्टाध्यायी ने टीकाकारों के ज्ञापन ढूंढ निकाला है योग विभ्यास और, परंतु ये सब केवल अध्ययन करने से विवेचना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से 9वां रूप आप देख लीजिए, 9वां आप डाल दीजिए आप हेडिंग, उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, अब क्या बताएं और, ठीक है। अब 9वां है पाणिनि ने संस्कृत को बोलचाल भाषा में, यहाँ आप देख लीजिए 9वां का मतलब यहाँ छठवां देखेंगे तो यहाँ लिखे कई जगह कई सूत्रों होने वाले से पूर्व असिद्धम होगा, पूर्व असिद्ध हो गया, पहले वाला असिद्ध हो गया है। जैसे 2 सूत्रों के जब उसमें किसी प्रकार की लड़ाई होती है तो क्या होता है, पूर्वा असिद्ध हो करके अंतिम वाला माना, पूर्वक मतलब होता है पहले वाला असिद्ध नहीं होता है, बाद वाला सिद्ध होता है। जैसे आपको बता दें हसिचा और रोर से लड़ाई होती है तो रोर ही आपका त्रिपादी है और हसिचा क्या है, सपाद सत्याध्यायी है। सपाद सत्याध्यायी 2 सूत्रों में जब लड़ाई होती है तो पहले वाला सूत्र की अनुवृत्ति ज़्यादा होकर के उसका हो जाता है। जब 2 सूत्र, एक सूत्र आपस में ही लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कहाँ गया, रोर और सपाद सत्याध्यायी, हाँ सपाद सत्याध्यायी और जो है आपस में त्रिपादी आपस में, देखिए सपाद सत्याध्यायी लड़ाई होगा आपस में तो अंतिम वाला माना जाता है, ठीक। लेकिन 2 सूत्र लड़ाई होगी, क्या कहते हैं, सपाद और त्रिपादी में दोनों लड़ाई होगी, मैंने बताया था उस दिन। सपाद सत्याध्यायी लड़ाई होगी, त्रिपादी में होगी तो सपाद सत्याध्यायी पहले वाला माना जाएगा, बाद वाला नहीं माना जाएगा। 7.25 जो अध्याय से पहले हैं उसको सपाद सत्याध्यायी कहते हैं। 7.25 का मतलब आपको फिर बता दें, आपको ऐसे जान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया, ठीक है। ये आपका जान लीजिए, यहाँ से नहीं यार, यहाँ और यहाँ मान लीजिए सब में 4 4 हो गया है, 4 4 हो गया है, 4 4 हो गया ना। तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया, और 1 2 3 4 ये पाद हो गया है, ये अध्याय हो गया है, अध्याय। तो एक पाद से लेकर 7 पाद को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, और ये 3 पाद जो होते हैं त्रिपादी कहे जाते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने बताया था उस दिन। 7.25 क्या है, 7.25 का मतलब होता है 7, ये तो पूरे यहाँ से यहाँ तक है, एक ठोर आ जाता है तो हो जाता है 7.25। 7.25 मतलब 1/4 लिख दीजिए, मतलब 7 सही 1/4 लिख देंगे, 7.25 हो जाएगा। आप चाहे थोड़ा मैथमेटिक्स से पता लग जाएगा। अगर आपको मान लीजिए हाँ 7.25 हो जाएगा मान के चलिए, हाँ, नहीं तो आप आधा कर देंगे तो इसका आधा 1/2 हो जाएगा इसका, हाँ 7 और 1/2 हो जाएगा, कहने का मतलब। चलिए ठीक, त्रिपादी है तो वही कह रहे हैं, जब 2 सूत्रों में लड़ाई होती है, यहाँ से यहाँ तक, तो भैया यहाँ से यहाँ तक दायरा जो है, यहाँ से यहाँ तक दायरा किसका है, सपाद सत्याध्यायी के यहाँ से यहाँ तक दायरा है, यहाँ से यहाँ पूरा दायरा है, यहाँ दायरा है, ठीक है। जब लड़ाई होगी इनसे और इनसे दोनों भाइयों में, तो यह भाई विजयी होगा, सपाद सत्याध्यायी विजयी होगा, जान लीजिए। अगर मान लीजिए आपस में एक खुद ही सूत्र बन लड़ाता है हियाँ से हियाँ तक, तो बाद वाला सूत्र ज़्यादा कारगर होगा, वही माना जाएगा। बाद वाला मतलब ये वाला नहीं, जिसकी अनुवृत्ति यहाँ हुई है अगला सूत्र उसकी जो है लड़ाई होगी। देखो हम लिख दे रहे हैं, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब सूत्रों में लड़ाई, मारधाड़ नहीं, लड़ाई होगी, और अपने हिसाब से लिख ली, लड़ाई होगी तो सपाद सप्ताध्यायी की बात मानना होगा, बात
पहले रखा जाएगा, पहले रहेगा। और त्रिपादी के बाद में, त्रिपादी की बाद में हो गया ना। लेकिन सपाद सत्याध्यायी, ध्यान दीजिएगा, सपाद सप्ताध्यायी आपस में लड़ेंगे सूत्र, आपस में, आपस मतलब भाई सूत्र, आपस में लड़ाई होगी तो बाद वाले सूत्र, बाद वाले सूत्र की वरीयता रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा लिख लीजिए। लेकिन त्रिपादी आपस में लड़ेंगे, त्रिपादी ऐसे लड़ाई नहीं होती वाली, त्रिपादी आपस में सूत्र लड़ेंगे तो बाद वाला, ये भी, ये इधर से बाद हो गया तो वो भी बाद वाले सूत्र की, नहीं यार पहले वाले, अरे यार पहले नहीं, पहले वाले सूत्र की व्याख्या मानी जाएगी। इसको आप बढ़िया सा नोट कर लीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं, मान लीजिए कम सही समझ में आ रहा है तो फटाफट लिख दीजिएगा। चलिए, इसमें वही बात यहाँ भी बताए हैं कि उन्होंने वेद भाषा संस्कृत बताई है और भाषा वेद संस्कृत को छंदस प्रयोग किए गए हैं जिसमें भाषित किए जाते हैं, और केवल दो चार युक्तियाँ प्रसंगवश में वैदिक भाषा में दिए गए हैं और बाकी सब आमने सामने छंदस दिए गए हैं। हाँ, छांदस भाषा में कुछ आगे चलिए। दो वैदिक भाषा व अलग में व्याकरण में अवश्य लिखे हैं, स्तंभ क्रिस्तोरिनः और हरतेर्दृति नाथयो पाशो व्रीहिशाल्यो ढकः नते नास्कः टीडा नासा है, द्वितीया तृतीया सांभी प्रवृत्ति, ये सब इसमें सूत्रों के पाणी द्वारा करे गए हैं। तीसरे गणपाठों के अनुसार अनजाएँ और स्टैंडर्ड भाषा के अनुसार गुहुलु, आलिगु और कहु, ये से नवाकु, वटाहु, वहुष्क, ये सब कहोड़, ये सब प्रयोग किए गए हैं। कहने का मतलब ये सब भाषाएं हैं भैया, पाणिनि अपने द्वारा बोलचाल भाषा में इनका भी भाषा वेद भाषा के रूप में छंदस का प्रयोग किए गए हैं, छंद का भी प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग पाणिनि के जो विषय में चर्चा हुई थी वो समाप्त समझिए। उसके बाद समाप्त होने के बाद कल कात्यायन की बारी आएगी और पतंजलि की, दोनों की बारी आ जाएगी कल। ठीक है, आप लोग पढ़कर आइएगा। हाँ, इस सूत्रों के आमने सामने अपना जो टकरा रहे हैं इसके विषय में बता रहे हैं। ये सपाद सत्याध्यायी हो गया या त्रिपादी हो गए, इसको पाद लिख लीजिए। जय लाइन है सब पाद है। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6, 7, 8 अध्याय होते हैं। 8 चौक 32 होते हैं पूरे पाद पूछा जाएगा, 32 अध्याय पूछा जाएगा, 8 त्रिपादी सप्ताध्यायी सब कुछ बता दिए हैं। अब आप लोग राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब कल से आपका कात्यायन चलेगा 10वां, तब उसके बाद पतंजलि। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर में लाइव में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब विश्वास होना चाहिए कि मैं मेहनत से पढ़ाऊँगा या पढ़ा रहा हूँ और एक तरफ से नोट्स बाई नोट्स लेके चलूँगा, जिससे कि आप भी अपने हिसाब से पूरा नोट्स बनाइए, लिखिए, टीजीटी की विधिवत तैयारी करिए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए जान लीजिए कि इसको हम सोच रहे हैं शुरू से अंत तक पूरा एक भी क्वेश्चन न छूटे, चाहे वर्ण विचार हो, चाहे प्रकथन हो, चाहे जो हो, सब कुछ बताते चलेंगे। आपके ऊपर है आप कितना सफल होते हैं पढ़ने में।
ठीक, अभी से लगे रहेंगे तो एग्ज़ाम आने में टाइम नहीं है। जब भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी हैं आ जाएंगे तो आपका डेट क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको बहुत हड़बड़ी रहती है। अभी से ही गहन अध्ययन करिए, नहीं तो कोई ऑब्जेक्टिव करा रहा है, जाओ उसे में फंसे रहो 2 घंटा। जब तक आप इसको गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तब तक वह जो है आपका कारगर नहीं माना जाएगा, जान लीजिएगा। इसको सपाद और त्रिपादी की लड़ाई अभी हम संधि में बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे, उदाहरण सहित सब बताया जाएगा। अभी तो यही इतना जानिए, फिर संधि जब चलेगी, जो भी त्रिपादी की लड़ाई है, मनोरथा हो चाहे वो हो चाहे जो भी हो, अब उसका भी उदाहरण है। तो आपको हम सब उसका सूत्र अनुसार बताएं, कौन कौन सूत्र लग रहा है, किस हिसाब से लग रहा है, लड़ाई हो रही क्या हो रहा है, किसकी सूत्र के ज़्यादा माना जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।